प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करें इनकार। अखिलेश यादव ने कहा था, पाकिस्तान नहीं चीन है हमारा असली दुश्मन। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज से दिग्विजय कमलनाथ की मुलाकात पर गरमाई सियासत। पूर्व मंत्री उमंग सिंगार ने फोटो ट्वीट कर लिखा, राजनेताओं को करनी चाहिए मर्यादित शिष्टाचार की राजनीति। नरोत्तम मिश्रा का तंज, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। मध्य प्रदेश कांग्रेस के घर घर चलो अभियान पर अंदरूनी घमासान। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा बोले, बिकाऊ लोगों की कांग्रेस में कोई जगह नहीं। 1 फरवरी से शुरू होने जा रहा है प्रदेश में अभियान। दिग्गज नेता अपने अपने क्षेत्रों में संभालेंगे कमान। छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान का दिख रहा असर। रायपुर में बीएसएफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताई उपलब्धियां। एडीजी आरएस भट्टी बोले, बीते 1 दशक में 1650 नक्सलियों की गिरफ्तारी, 891 ने किया सरेंडर। और भारतीय शेयर बाजार निवेशकों के लिए ब्लैक मंडे साबित हुआ सोमवार। सेंसेक्स 1545 और निफ्टी 468 अंक गिरकर बंद। निवेशकों को 18 लाख करोड़ रुपए का हुआ नुकसान। प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हमारा विषय सियासी जरूर है, पर वह चुनाव से जुड़ा हुआ नहीं है। 5 राज्यों की विधानसभा के लिए जो चुनाव चल रहे हैं उस पर आज हम बात नहीं करने जा रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं देश की प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े हुए अहम मसले पर। देश की सरकार अर्थात केंद्र की सरकार अर्थात भारतीय जनता पार्टी के स्पष्ट नेतृत्व की सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को या कहें अखिल भारतीय सेवाओं के संदर्भ में कुछ नियम कायदे कानून बनाने की में परिवर्तन की पहल की है। इसके तहत प्रतिनियुक्ति संबंधी प्रावधानों में बदलाव प्रस्तावित है। उस पर राय शुमारी का दौर चल रहा है। तमाम राज्यों को इस परिवर्तन के संदर्भ में अपनी राय देने के लिए कहा गया है। 25 जनवरी राय देने की आखिरी तारीख है। भारतीय जनता पार्टी की जिन राज्यों में सरकारें हैं या भाजपा समर्थित जिन राज्यों में सरकारें हैं, तय बात है केंद्र सरकार के द्वारा की जाने वाली इस पहल के समर्थन में उन्हें खड़ा ही होना है। लेकिन जहां जहां गैर भाजपाई सरकार है वो सब इन परिवर्तनों के संदर्भ में अपनी असहमति जोरदार तरीके से व्यक्त कर रहे हैं। उनका मानना है कि ये राज्यों में अपना प्रभुत्व जमाने की केंद्र की अप्रत्यक्ष कोशिश है। जनता के स्तर पर खारिज की गई पार्टी अब इस माध्यम से राज्यों पर अपना नियंत्रण चाहती है। देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवा समझे जाने वाली अखिल भारतीय सेवाओं के संदर्भ में यह विवाद अपने आप में दुखद है। आज इस कार्यक्रम के दौरान हम समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई देश के प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करने के लिए ये परिवर्तन किए जा रहे हैं या पिछले कुछ समय से देश में खासा चल निकला है कि तमाम सत्तारूढ़ दल अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए जन सेवा के लिए समर्पित इन सेवाओं का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं। उसी दिशा में यह परिवर्तन एक और बड़ा कदम है। 4 खास मेहमान इस महत्वपूर्ण चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे आपका परिचय कराएं और देश की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण इस ज्वलंत प्रश्न पर कुछ गंभीर बातचीत करें। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का दिया हुआ है। उन्होंने जब सबसे पहले देश के प्रशासनिक अधिकारियों को संबोधित किया था उस दौरान उन्होंने कहा था कि आपका कार्य चरित्र देश और देशवासियों के प्रति आपकी निष्ठा ही इस अखिल भारतीय सेवा का भविष्य तय करेगी। इस कार्य का मूल नागरिक सेवा का भाव होगा। आप स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया होंगे। सरदार पटेल ने ये जो अपेक्षाएं आज से 75 साल पहले अक्टूबर 1947 में व्यक्त की थी, उनका स्वरूप वक्त के साथ कुछ बदल गया है। अब इन अधिकारियों के संदर्भ में जन सरोकार बाद में और राजनीतिक सरोकार पहले देखे जा रहे हैं। तमाम राजनीतिक दल इन अधिकारियों के संदर्भ में अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम देखते हैं, न कि इनके माध्यम से प्रशासनिक तंत्र दुरुस्त करने और जनता को सहूलियत दिलाने की कोशिश करते हैं।
और यह द्वंद्व ही कहीं ना कहीं अब तात्कालिक विवाद का कारण है। इसी रोशनी में अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ 2 पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं, 2 विभिन्न राजनीतिक दलों से संबद्ध भी हैं। हमारे साथ मध्य प्रदेश कैडर की वरिष्ठतम अधिकारियों में शुमार रही, जिनकी दक्षता के लोग कायल रहे, ऐसी अजीता वाजपेयी पांडे जी आज इस चर्चा के लिए मौजूद है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्य हैं। प्रशासनिक सेवा में आने से पहले भी उनकी कांग्रेस के साथ संबद्धता थी और सेवानिवृत्ति के बाद सक्रिय रूप से कांग्रेस का हिस्सा है। मध्य प्रदेश की अनुशासन समिति की सदस्य हैं। हमारे साथ ओपी चौधरी जी हैं, युवा प्रशासनिक चेहरा रहे हैं, छत्तीसगढ़ के कई लोगों के लिए रोल मॉडल रहे हैं, पर प्रशासनिक सेवा के साथ साथ राजनीति में उनकी रुचि रही और अब राजनीति के मैदान में खुलकर खेल रहे हैं। वह हमारे साथ है जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री भी हैं छत्तीसगढ़ के। हमारे साथ बादल सरोज जी हैं, इस देश में जो बौद्धिक परंपरा रही है राजनेताओं की, उसका एक सशक्त हस्ताक्षर है। उनकी विद्वता के हम सब कायल हैं, वह भी हमारे साथ है। और इन सब के बीच में निष्पक्ष राय देने के लिए या कहें कुछ खरी खरी कहने के लिए हम सबके बेहद सम्माननीय श्रवण गर्ग जी, प्रबुद्ध पत्रकार, वह भी हमारे साथ है। आप चारों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले एक बयान आपके बीच में साझा करते हैं जो इन परिवर्तन के संदर्भ में हमारे बीच में आया है। एक बार सुनिए। मैंने पहले लिख दिया था और उसके बाद गहलोत जी का भी आया, फिर लगातार सब लोगों ने पत्र लिखा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी राज्यों पे कंट्रोल करना चाहती है। एक तो राजभवन का दुरुपयोग कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, दूसरी तरफ अब आईएएस अधिकारियों पे भी कंट्रोल रख रहे हैं, करने की कोशिश। वैसे भी डेपुटेशन में जाते ही हैं और कोई जाना चाहते तो रोकते नहीं, भारत सरकार मांगती है उसको भी देते हैं, लेकिन राज्य की सहमति होती है। अपने आवश्यकता के हिसाब से फिर कुछ दिन रोक भी लेते हैं, फिर भेज भी देते हैं। तो इस प्रकार से वार्तालाप चलती रहती है और काम रुकता नहीं। लेकिन यदि आप इस प्रकार से करेंगे, कोई अधिकारी राज्य में अच्छा काम कर रहे हैं और उसको अचानक वहां ले जाके संट कर दिए तो राज्य का नुकसान होगा। तो ये भूपेश बघेल जी जिस मुद्दे को उठा रहे हैं वही असल में विवाद की जड़ है। अब तक की व्यवस्था यह है कि इस देश में तकरीबन 5000 के करीब भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, इसके अलावा भारतीय पुलिस सेवा की बात करें, भारतीय वन सेवा के अधिकारी की बात करें तो वो एक अलग संख्या हो जाएगी। इन भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के संदर्भ में व्यवस्था यह है कि राज्य की सहमति के साथ में केंद्र इन्हें प्रतिनियुक्ति पर लेता है। राज्य अगर सहमत नहीं होता है तो ये अधिकारी नहीं जा पाते। पर नई व्यवस्था में केंद्र चाह रहा है कि वो जब चाहे तब उस व्यक्ति को सीधे अपने यहां प्रतिनियुक्ति पर ले सकता है। राज्य की सहमति अनिवार्य नहीं है, प्रक्रिया में हिस्सेदारी रहेगी पर वो अनिवार्यता नहीं होगी। और केंद्र ने जो फैसला ले लिया वो एक निश्चित समय सीमा के बाद राज्य के स्तर पर बाध्यकारी होगा और राज्य अगर राजी नहीं होता है तो अभी उस अधिकारी को एक तरफा राज्य से रिलीव कराकर भारत सरकार उसकी सेवाओं को अपने यहां ले लेगी। अब इस रोशनी में मैं अजीता वाजपेयी पांडे जी के पास जाना चाहता हूं और उनसे समझना चाहता हूं कि हमारे यहां राज्य केंद्र की व्यवस्था है, उसमें केंद्र की सर्वोच्चता है, उस सर्वोच्चता को ही व्यक्त करता हुआ वर्तमान संशोधन है, तो ऐतराज कैसा? कुल मिलाकर आपसे दोनों दृष्टियों से विचारों की अपेक्षा है, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते भी और कांग्रेस की प्रबुद्ध नेत्री होने के नाते भी। जी अजीता जी। आपने एक शब्द यूज किया, ऐतराज। जी। विरोध। जी। विरोध क्यों है इन प्रस्तावों का, इन प्रस्तावित संशोधनों का? जी। अगर हम बात शुरू करने के पहले थोड़ा याद करें कि वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में एक आईएएस अधिकारी शीर्ष पे थे और उनको रिटायरमेंट के एक दिन पहले यूनिलैटरली केंद्र सरकार ने उन्हें केंद्र में बुला लिया। आईएएस अधिकारी थे। तो ये अगर होता है, इस प्रकार की स्थिति बनती है। आपने सरदार पटेल जी की बात करी, उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था, द यूनियन ऑफ इंडिया विल गो, यूनाइटेड इंडिया विल गो इफ वी डू नॉट हैव अ गुड सिविल सर्विस, ऑल इंडिया सर्विस। इतना महत्व उन्होंने दिया। उनका ये पैरवी थी, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उन्होंने कहा था। उन्होंने ये कहा कि आवश्यक है कि हमारे ऑल इंडिया सर्विस में
जो अधिकारी हैं वो मजबूत हों, दमदार हों, अपनी बात खुल के कह सकें और डरे नहीं, क्योंकि अंततः अगर वो काम अच्छा करेंगे तो फायदा किसका होगा, क्या होगा उससे, अंततः रिजल्ट क्या होगा। कॉमन मैन, एक सामान्य आदमी तक जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, सरकार की योजनाओं का जो फायदा पहुंचना है वो अच्छी तरीके से पहुंचेगा। तो ये उनकी मंशा थी। पर अब हो क्या रहा है, आपने पूछा कि इसका विरोध, ऐतराज क्यों। अगर आप अधिकारी के स्तर पर देखिए तो क्या हो रहा है। अधिकारी के लिए मजबूती से काम करने के लिए हमारे संविधान में प्रशासनिक सेवाओं का प्रावधान किया गया है। वो इसलिए कि वो सशक्त हो, वो स्ट्रांग हो और अपनी बिल्कुल दमदार तरीके से अपनी बात कहें, योजनाओं का जोरदार क्रियान्वयन करें। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था है। अब आप जो प्रस्तावित कह रहे हैं, और ये भी है रूल्स में ये व्यवस्था है, जैसे अभी हमने बयान में सुना पीसी शर्मा जी के, कि सहमति आवश्यक है। सहमति किसकी? अभी बात हम कर रहे हैं अधिकारी की, क्योंकि बॉटम ऑफ द पिरामिड वहां से शुरू होता है। अधिकारी की सहमति जरूरी है। वर्तमान प्रावधानों में एक ऑफर लिस्ट बनती है, जितने पद होते हैं उसके लिए अधिकारी ऑफर देते हैं कि हम केंद्र सरकार में जाना चाहते हैं। और एक बात आपसे कहना चाहूंगी, मैं खुद एक प्रशासनिक अधिकारी रही हूं। बड़े फख्र की बात है कि आप यूनियन ऑफ इंडिया में, केंद्र सरकार में काम करने जाएं। उसके लिए किसी प्रकार की इस तरीके की जरूरत नहीं होती कि आप सहमति को हटा दीजिए। तो पहले अधिकारी अपनी सहमति से ऑफर देते थे, उनको फिर ड्यू प्रोसेस के बाद, उनकी योग्यता देखने के बाद केंद्र सरकार में लिया जाता था। और जिसको लिया जाता था उसको माना जाता था कि वो एक काबिल ऑफिसर हैं। मैं खुद केंद्र सरकार में मैंने काम किया है, वहां का कार्य बहुत ही उच्च स्तरीय, एंड इट्स अ वेरी गुड वर्किंग एनवायरनमेंट। पर अब क्या हो रहा है, उसको बिल्कुल बदल दिया जा रहा है, सहमति हटाई दी जा रही है, कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रावधान है उसके अनुरूप नहीं है। तो ये तो हुई अफसर की बात। आइए अब राज्य सरकार पर। व्यवस्था हमारी ये है कि जब हमारा सिलेक्शन किसी अधिकारी का होता है तो रिक्रूट तो उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, पर उसकी सेवाएं दी जाती हैं काडर को, किसी राज्य सरकार को। और वो जब काम करते हैं तो राज्य, जैसे मध्य प्रदेश काडर, तो यहाँ के जो अधिकारी हैं वो मध्य प्रदेश में काम करेंगे। तो इसलिए माना जाता है कि राज्यों का नियंत्रण, उनमें अनुशासन रखने के लिए होना जरूरी है। दूसरी बात आप ये देखें कि राज्य शासन ही उन्हीं के बजट से जाती है, जो काडर के अधिकारी होते हैं उनकी तनख्वाह जाती है। और जब कोई अधिकारी रिटायर होते हैं तो उनकी पेंशन भी राज्य सरकार देती है। तो सारा खर्च करे राज्य सरकार, पर उसकी सहमति जरूरी नहीं। ये कहाँ की बात बनी। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है, क्यों ऐतराज, क्यों विरोध, फेडरल सिस्टम है, महत्वपूर्ण बात है। सरदार पटेल जी ने कैसे पूरे देश को, अलग अलग प्रांत थे, हमारा एक देश बना, फेडरल सिस्टम बना। उसके लिए कई मैकेनिज्म्स बने कि किस तरीके से बैलेंस वेरियस राज्यों के बारे में आपस में और केंद्र सरकार के बीच में रहेगा। इसके लिए कई इंस्टीट्यूशंस हैं, जोनल बैठकें होती हैं, प्रेसिडेंट बैठक लेते हैं, गृह मंत्री लेते हैं। पर इसी क्रम में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आईएएस जो सर्विस है, जो काडर है, ऑल इंडिया सर्विस, आईपीएस, आईएएस, इनकी जो सेवा है, इससे भी फेडरल सिस्टम को बहुत बल मिलता है। क्योंकि आईएएस अधिकारी होते हैं जो कि पॉलिसी बनाते हैं केंद्र लेवल पे, और उसका इम्प्लीमेंटेशन नीचे स्टेट में आईएएस अधिकारी करते हैं। एक सर्विस होती है, बातचीत निरंतर होती है, डायलॉग अच्छा होता है। तो ये फेडरल सिस्टम के लिए बहुत आवश्यक है। इस फेडरल सिस्टम पे अगर राज्य की भी सहमति नहीं चाहिए, अगर राज्य नहीं कोई रिप्लाई दे तो आप उसको रिलीव कर लेंगे और उसको केंद्र सरकार में कर लेंगे। तो ये फेडरल सिस्टम पे भी प्रतिकूल होता हुआ दिखता है। तो कुल मिलाकर ऐतराज या प्रतिकार इसलिए है। कई सारी बातें आपने कही, लेकिन मेरा आपसे जानने में है कि एक फेडरल सिस्टम का जब हम उल्लेख कर रहे हैं, इस देश में एक प्रधानमंत्री हैं, पर पिछले कुछ समय से उनकी गरिमा के साथ भी खिलवाड़ करने के जो प्रकरण सामने आ रहे हैं, इन पर भी कोई टिप्पणी आप करना चाहेंगे।
ताजा तरीन मामला पंजाब के संदर्भ में है। पंजाब में प्रधानमंत्री दौरे पर जा रहे हैं। वहां के मुख्य सचिव, वहां के पुलिस महानिदेशक उनके लिए मौजूद तक नहीं रह रहे हैं। क्या आप मानते हैं कि देश में एक संघीय ढांचे के अंतर्गत प्रधानमंत्री के पद को भी इतना लाइटली लिया जाए और केंद्र सरकार उसे मूक दर्शक के तौर पर देखे जायज है? चाहे इसी प्रकार का उल्लेख बंगाल के संदर्भ में भी करें। क्या आपको नहीं लगता है कि पिछले कुछ समय में गैर भाजपाई सरकारें जो तमाम राज्यों में हैं, उन्होंने भी अपने तौर तरीकों से इस संघर्ष को बढ़ा दिया है, जिसलिए ऐसे कदम उठ रहे हैं? अजीता वाजपेयी पांडे जी के पास मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन उन्होंने जो दलीलें दी हैं इसके संदर्भ में मेरे साथ ओपी चौधरी जी है, वो भी पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं, साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री हैं। आपकी पार्टी जिसकी केंद्र में स्पष्ट बहुमत की सरकार है, जनता के स्तर पर जब समर्थन पाने में नाकामयाब रह रही है जिन राज्यों में, उन राज्यों में भी अपना वर्चस्व चाहती है और इसलिए अब इन अखिल भारतीय सेवाओं पर अपने नियंत्रण के माध्यम से कब्जा करना चाह रही है। ऐसा बोध सब तरफ से आ रहा है। क्या कहेंगे चौधरी जी? जी हिमांशु जी, जनता के समर्थन की जहां तक बात है तो भारतीय जनता पार्टी को कितना समर्थन आज देश में मिल रहा है उसको सब जान रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी बनाम अन्य सभी पार्टियां आज भारत की राजनीति हो चुकी है। तो कोई जन समर्थन का कोई ऐसा विषय जो भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल रहा है उसके कारण इस तरह का कदम उठाया जा रहा है, ये जो माहौल सरासर बनाया जा रहा है वो बिल्कुल गलत माहौल है, पहला चीज। दूसरा चीज मैं बोलना चाहूंगा कि पूरे सम्मान के साथ कहना चाहूंगा, जीता मैम ने मेरे से बहुत वरिष्ठ हैं और उनको पूरे सम्मान के साथ मैं कहना चाहूंगा कि उन्होंने वेस्ट बंगाल के एक केस का जिक्र किया, लेकिन हम साथ में देखते हैं कि स्टेट में किस किस तरह की घटनाएं होती हैं, स्टेट में किस किस तरह की घटनाएं होती हैं। ऐसे एक नहीं 1000 उदाहरण दिए जा सकते हैं। तो इसलिए मैं इस तरह के उदाहरणों पर नहीं जाना चाहूंगा। मैं चर्चा करना चाहूंगा, सबसे पहला बिंदु, मैडम ने कहा कि फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा जो देश की सरकार है फेडरल है। ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल वर्ड है। मैडम को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि फेडरल वर्ड अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में है, भारत देश के संविधान में यूनियन वर्ड है। यहां पे एकात्म मजबूत सेंटर, यहां पे उतना ही जितना स्टेट मजबूत होना चाहिए उससे उतना ही जरूरी सेंटर की मजबूती भी है भारत की दृष्टि से। और यहां पर अमेरिका से अलग स्टेट के सीमाओं को बदलने का, नाम को बदलने का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन है और कॉन्स्टिट्यूशन की ही ये भावना है। इसी के अंतर्गत 312 जो आर्टिकल है हमारा 312 312 जो आर्टिकल है उसमें अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। ये सेंट्रल सर्विसेज नहीं है, निश्चित रूप से नहीं है, बट जो राज्य की सरकारें आज चाहे भूपेश बघेल जी हो, चाहे ममता बनर्जी जी हो, सब लोग इसको स्टेट सर्विस समझने की भूल कर रहे हैं। ये स्टेट सर्विस कदापि नहीं है। ये अगर सेंट्रल सर्विस नहीं है तो स्टेट सर्विस भी नहीं है। ऑल इंडिया सर्विस बनाने का उद्देश्य ही यही है कि जो भारत के संविधान में एकात्मता स्थापित करने के लिए, देश की इंटीग्रिटी को सुनिश्चित करने के लिए, अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जिक्र आया, उनकी ही यह भावना थी कि देश में यूनिटी जो देश में स्थापित करने वाला कोई सबसे बड़ा शख्सियत कोई रहा है तो सरदार पटेल रहे हैं। और उन्होंने इस ब्यूरोक्रेसी को, ऑल इंडिया सर्विसेज को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा है और इसके माध्यम से देश की एकात्मता को स्थापित करना अत्यंत आवश्यक है। वो इस बात को जानते थे। अब रहा सवाल ऑल इंडिया सर्विस कैसे काम करता है, सब जानते हैं कि उसका अपॉइंटमेंट, ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट सारा चीज सेक्टर के लेवल पे होता है और उसको राज्य में भेजा जाता है। राज्य में भेजा जाता है इसका मतलब नहीं कि राज्य में परमानेंट भेजा जाता है, राज्य में उसको परमानेंट नहीं भेजा जाता है। मान्यता यह है कि शिक्षा में, स्वास्थ्य में, कृषि में, सभी क्षेत्रों में फील्ड का एक्सपीरियंस कोई आईएएस ऑफिसर गेन करे और उसके बाद वो सेंटर में जाकर पॉलिसी में बेटर कंट्रीब्यूट करे। जब उसको ग्राउंड का एक्सपीरियंस रहेगा तो बेटर कंट्रीब्यूट कर पाएगा। और कोई भी स्टेट का ऑफिसर सेंट्रल में रहता है वो स्टेट के लिए भी अच्छा होता है कि स्टेट की बातों को वहां पे रख पाता है। दूसरी बात, उसके दूसरे स्टेट के साथ उसको एक्सपोजर मिलता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में पॉलिसी का एक अलग ही लेवल का एक्सपोजर होता है। इन सबके कारण उस ऑफिसर के करियर के, उसकी पर्सनैलिटी के, उसके प्रोफेशनली ग्रो करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सेंट्रल डेपुटेशन बहुत जरूरी होता है। ऑल इंडिया सर्विस के बारे में एक तथ्य मैं सबके सामने रखना चाहूंगा कि हम स्टेट के काडर में ऑल इंडिया सर्विस आईएएस ऑफिसर्स को बांटते हैं, बट सेंट्रल का कोई काडर अपना नहीं होता है। सेंट्रल पूरा का पूरा डेपुटेशन पर ही रन करता है। सेंट्रल की सरकार, सेंट्रल ने अपना कोई काडर नहीं बनाया है। जो स्टेट के लोग होते हैं उन्हीं में से किया जाता है और हर स्टेट को सीडीआर, सेंट्रल डेपुटेशन रिजर्व बनाना पड़ता है। मैं एक मिनट में बताना चाहूंगा, बीच में रोकना चाहता हूं जी आपको।
ये सारी प्रक्रिया के संदर्भ में उलझने में हमारी रुचि नहीं। जी। हमारी रुचि ये जानने में है जी कि जो व्यवस्था 1947 में बनी, जी। फिर 1951 में नियम आए, जी। 1954 के अंतर्गत वो पूरी रूल्स बने, व्यवस्था रूस की शक्ल में आई। क्या हो गया ऐसा देखिए, जिसके चलते आपकी सरकार इस तरीके के परिवर्तन के लिए आतुर हो रही है? और वो भी तब हो रही है जब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जिन गैर भाजपा शासित राज्यों की सरकारें आपको आपके वंशानुरूप तवज्जो नहीं दे रही हैं, तो अब आप इस माध्यम से उनको अपने दरबार में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर सीधी टिप्पणी कीजिए ना। जी, जो मैं बात कुछ अजीता वाजपेयी पांडे जी ने कही, मैं रोकता हूं आपको, मैं कुछ तथ्य प्रस्तुत करना चाहूंगा। मैं रोकना चाहूंगा। आपने कहा कि मैं इसका उल्लेख नहीं करना चाहता, पर मैं उल्लेख करना चाहता हूं। जी। जिस शख्स की सेवानिवृत्ति में केवल 1 दिन का समय बचा है, जी, उसको डेपुटेशन पर बुलाना क्या अपने आप में आपकी मंशाओं को संदेह के घेरे में नहीं लाता? क्या राज्य सरकारों द्वारा एक अशोक खेमका का 23 साल में पता नहीं कितने 100 बार ट्रांसफर कर दिया जाता, वो एक तरह का उदाहरण नहीं है क्या? तो जो दुरुपयोग हो रहा है, एक उदाहरण दे करके इस तरह के कहीं पे अगर किसी कारण से हुआ होगा, उसको इस तरह का अगर कोई नाम दिया जाता है। स्टेट में प्रतिदिन इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं, ये मैं पहला रखना चाहूंगा। आपने जो बिंदु रखा सहमति का, तो मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो सेंटर का कोई अपना काडर नहीं होता है, स्टेट से डेपुटेशन के माध्यम से ही उसको चलाना पड़ता है। अब मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगातार अपने अपॉइंटमेंट्स के लिए राज्यों को बोल बोलकर और लगातार चिट्ठी लिख लिख कर थक गई, लेकिन इसको मैं राजनीति से भी अलग हट करके तथ्य प्रस्तुत करना चाह रहा हूं। 2014 में 651 ऑफिसर सेंट्रल डेपुटेशन पर थे, 4605 टोटल आईएएस ऑफिसर थे, अर्थात 14% उस समय लोग डेपुटेशन पे थे, जो कि सेंटर को जरूरतों के हिसाब से बहुत कम था। उसके बावजूद 2021 में ये जो 14% लोग थे सेंट्रल डेपुटेशन पे, वो घटकर 6.6% हो जाता है। टोटल 6709 पोस्ट में से 445 लोगों का ही सेंट्रल डेपुटेशन है। 14% से घटकर 6.6% हो गया 2014 से 2021 में, जबकि आईएएस ऑफिसर की संख्या 4605 से बढ़कर 6709 हो गई। तो इस तरह से स्टेट जब अनुमति नहीं देंगे तो सेंट्रल चलेगा कैसे? सेंट्रल में काम करना कितना महत्वपूर्ण है। मैं रोकना चाहता हूं, मैं 1 मिनट ओबीजे मैं रोकना चाहूंगा आपको 1 मिनट। नहीं, लेकिन मैं इसमें बीच में जो बात कहना चाहता हूं आपसे विनम्रता पूर्वक, जब हम चर्चा कर रहे हैं तो एक दूसरे की बात सुने, एक तरफा बात नहीं चल सकती। ओबीजे, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, जब आपको लग रहा है कि सेंट्रल डेपुटेशन के अंतर्गत अधिकारी नहीं मिल रहे, तो संशोधन होना चाहिए कि हम आईएएस की भर्ती में एक सेंट्रल का कोटा रखेंगे और उसके तहत अपने अधिकारियों की आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे। मुद्दा इस बात का है, दो विषयों के संदर्भ में। एक मिनट, ये संविधान ये बात तो पूरी हो जाने दीजिए आप। संविधान की भावना की पूरी विपरीत हो जाएगी, क्योंकि ऑल इंडिया सर्विस इसलिए नहीं बनाया गया कि हम सेंटर का अलग रखेंगे, स्टेट का अलग रखेंगे। स्टेट और सेंटर में दोनों काम करेंगे, यही एक आत्मता की भावना के साथ 312 आर्टिकल में संविधान की मंशा ही यही है। इसलिए ये तो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल तो आपकी सरकार काम करने का कोशिश कर रही है। एक राज्य सरकार की सहमति की अनिवार्यता को आप हटाना चाहते हैं, अधिकारियों के विवेक को आप खारिज कराना चाहते हैं और बोल रहे हैं कि वो संविधान सम्मत होगा। आपको तथ्य दिए कि आईएएस ऑफिसर को मैं बादल सरोज जी के पास आना चाहता हूं। बादल सरोज जी, 2 विचार आपके साथ साझा हुए, एक कांग्रेस की दृष्टि से, एक भाजपा की दृष्टि से। दोनों पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं, दोनों को संविधान की बड़ी चिंता है, दोनों को देश की एकात्मता की भी बड़ी चिंता है, दोनों सरदार वल्लभ भाई पटेल को पूरे गर्व के साथ कोट भी कर रहे हैं, पर फिर भी विपरीत दिशा में खड़े दिख रहे हैं। आप इसमें क्या देख रहे हैं? वाकई प्रशासनिक सुधार के लिए यह प्रयत्न हो रहा है, या राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जनता के समर्थन से जो पूरी नहीं हो रही हैं, उनको इस माध्यम से अपने कब्जे में लेने की कोशिश हो रही है? देखिए, जाहिर सी बात है, आपने जो दूसरा पहलू किया है जी, वो सबसे महत्वपूर्ण है इसमें, कि सरकार देश के बुनियादी बनावट के साथ छेड़खानी करना चाहती है। जी, श्रीमती पांडे जी ने ये बात बिल्कुल सही तरीके से कही है। हमारा संविधान राज्यों का गणराज्य है जी, और हमारे संविधान निर्माताओं ने आजादी के आंदोलन के दौरान इस समझदारी को हासिल किया था कि राज्य सरकारों का भी अपना अस्तित्व होगा, अपने लोकतांत्रिक दायरे होंगे, अपने प्रशासनिक दायरे होंगे, और उन दायरों का सम्मान करके ही केंद्र सरकार काम करेगी। उस आजादी की लड़ाई में एक धारा थी
जो आजादी के आंदोलन में शामिल नहीं थी लेकिन उस वक्त मौजूद थी, उस धारा को मानने वाले लोग आज सरकार में हैं। उनका यह मानना था कि नहीं, इस देश को एक केंद्रीकृत राष्ट्र के रूप में चलाया जाना चाहिए। तो ये दो बुनियादी अवधारणाओं के बीच में झगड़ा है। एक ये मानता है कि पूरे देश को एक केंद्रीकृत राष्ट्र के रूप में चलाया जाना चाहिए, और दूसरा ये मानता है कि इसे राज्यों के गणराज्य के रूप में चलाया जाना चाहिए। और जैसा कि सरदार पटेल साहब के एक हिस्से को कोट किया गया, भी मैं उनके दूसरे हिस्से को कोट करना चाहता हूं, और मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि इस सवाल पर संविधान सभा में हुई बहसों को पढ़ लिया जाना चाहिए। उसमें ये बात जोर देकर कही थी कि हम एक राष्ट्र के रूप में, एक राजनीतिक भौगोलिक इकाई के रूप में तभी ज्यादा एकजुट रह सकते हैं जब हमारी एकता विविधता में एकता होगी। तमिलनाडु के अपने सेंटीमेंट्स है, कर्नाटक के अपने सेंटीमेंट्स है, जम्मू कश्मीर के अपने सेंटीमेंट्स है, असम और पंजाब के अपने सेंटीमेंट्स हैं। उनके लिए वहां की निर्वाचित सरकारों का जिम्मा होना चाहिए, और कुछ काम है जो केंद्र सरकार के दायरे में होना चाहिए। और इसीलिए आईएएस अधिकारी और आईपीएस अधिकारियों की सेवा शर्तों के मामले में राज्य सरकारों को ही उनकी सीआर लिखने का दायित्व दिया गया, जो उनके राज्य में काम करते हैं। राज्य सरकारों पर ही उनका अनुशासन और प्रशासनिक नियंत्रण शामिल होगा, ये बात कही गई। ये जो बंगाल वाली बात आप कर रहे हैं, बंगाल के जो मुख्य सचिव हैं, बंगाल के मुख्य सचिव को अपनी सेवा शर्तों के हिसाब से अपने मुख्यमंत्री का, अपने मंत्रिमंडल का आदेश मानना है। और उनकी मुख्यमंत्री ने अगर उनको अपनी मीटिंग में बुलाया हुआ है तो वो किसी और दूसरी मीटिंग में जाने के लिए बाध्य नहीं है। अगर वो जाते हैं तो वो अनुशासनहीनता करेंगे। ये सेवा शर्तों का मामला है, ये किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कदाचरण नहीं है। इसलिए वो सेवा शर्तें ये सोच समझ कर तय की गई थी कि राज्यों का भी अपना एक हैसियत होनी चाहिए। और अब जैसा कि आपने कहा है, मैं उसको दूसरे शब्दों में कहना चाहूंगा, अब चूंकि वो सीधे सीधे इस देश के बहुत सारे प्रदेशों के ऊपर अपना नियंत्रण कायम नहीं कर सकते, इसलिए वो आईएएस लॉबी को काउ डाउन करना चाहते हैं, उसे डराकर अपने अनुशासन में अपना जिसको कहते हैं ओबीडिएंट बनाना चाहते हैं, अपने राजनीतिक एजेंडे का ओबीडिएंट। और अगर ऐसा होता है तो बहुत गलत होगा। मैं आखिरी बात ये बोलना चाहता हूं कि दो वरिष्ठ आईएएस यहां पर बैठे हुए, मुझे ये बात बोलने की आवश्यकता नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूं कि आईएएस अधिकारी राजनीतिक पार्टी, शासक राजनीतिक पार्टी के आदेशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है, बल्कि आईएएस अधिकारी संविधान की शपथ लेकर आते हैं। संविधान के प्रावधानों को लागू करने के लिए वो अपनी सरकारों के द्वारा दिए गए असंवैधानिक निर्णयों को भी पूरी तरीके से अंधानुकरण करने के लिए बाध्य नहीं है। वो अपने रिजर्वेशंस, अपनी ओपिनियन और अपनी असहमति को दर्ज कर सकते हैं। तो ये जो हमने एक बाकायदा सोच समझ के ये तय किया कि कार्यपालिका का ये काम होगा, विधायिका का ये काम होगा, न्यायपालिका का ये काम होगा, उसको हम अगर समग्र रूप में करके एकानुचालिक वर्तित करना चाहते हैं तो वो देश की एकता के लिए अशुभ होगा। ये प्रयास बहुत ही गंभीर प्रयास है, इस प्रयास को यहीं पर रोका जाना चाहिए अगर हम देश में एक रूपता को बनाए रखना चाहते हैं। बादल सरोज जी पूरी तरह असहमत है इन कोशिशों के संदर्भ में। मैं जाना चाहता हूं श्रवण गर्ग जी के पास, लेकिन उससे पहले बादल जी आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। राज्यों को अधिकार दिए, राज्यों का समूह गणराज्य है, पर क्या आप इस बात से नाइत्तेफाकी रखते हैं कि पिछले कुछ समय से जहां एक और केंद्र सरकार के संदर्भ में यह महसूस करते हैं कि वह राज्यों पर नियंत्रण चाहती है, वही राज्य भी एक स्वयं प्रभु देश के तौर पर व्यवहार करने की चेष्टा तो नहीं कर रहे? क्या आप महसूस नहीं करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री के संदर्भ में, देश की सरकार के संदर्भ में जो एक सम्मान और स्थान होना चाहिए उसको चुनौती देने की कोशिश हो रही है और इसलिए यह संघर्ष खड़ा हो रहा है? मुझे नहीं लगता। देखिए, आपने पंजाब की घटना का जिक्र किया था, पंजाब के बारे में कहानियां अलग अलग है, मैं उनको सुनाकर ये सारे प्रबुद्ध लोगों का समय खर्च नहीं करना चाहता। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि अगर असम्मान की कोई घटना घटी है तो वो देश के प्रधानमंत्री के प्रति नहीं हो सकती। जब देश का प्रधानमंत्री 99% भारतीय जनता पार्टी के नेता के राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में उन सारे के सारे सिस्टम को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, ऐसे में अगर कुछ असहमतियां या मतभिन्नताएं हुई तो बात अलग है, लेकिन प्रधानमंत्री के प्रति असम्मान नहीं है। और पंजाब वाली घटना के संबंध में पहलू वो नहीं है कि डीजीपी वहां नहीं गए थे। पंजाब वाली घटना की जांच सुप्रीम कोर्ट खुद कर रहा है, लेकिन अभी तक जो प्रामाणिक जानकारी है वो ये कि उन्होंने राज्य सरकार की सलाह को, उनकी
उनकी जो सुरक्षा की व्यवस्था है उसने नहीं माना था, जो एक बहुत ही गंभीर चूक थी। इसलिए उस बहस में न जाए, लेकिन कोई भी राज्य अगर ऐसा करने की कोशिश करता है तो वो भी गलत है, उसको भी ठीक किया जाना चाहिए। उसको भी ठीक किया जाना चाहिए, ऐसा बादल जी का कहना है। लेकिन श्रवण गर्ग जी के पास में अपनी दृष्टि है। और श्रवण जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वाकई प्रशासनिक सुधारों की दृष्टि से ये ऐतिहासिक कदम उठने जा रहा है, जिसके तहत माननीय केंद्र सरकार के द्वारा ये प्रस्ताव राज्य सरकारों को संप्रेषित किए गए हैं, या आप वाकई मान रहे हैं कि आने वाले समय में एक बड़ा खतरा पैदा होने जा रहा है? राज्यों में मौजूद राज्य तमाम भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए बाध्यकारी होगा कि वो केंद्र सरकार की मंशा को समझे, केंद्र सरकार की दिशा को समझे, केंद्र सरकार के संकेतों को भी आदेश की शक्ल में ले, अन्यथा राज्य सरकार टापती रह जाएगी और उसकी पेशी दिल्ली के दरबार में हो जाएगी। किस तरीके के खतरे को आप देख रहे हैं, या किस तरीके का आने वाले समय को बहुत मजबूत संघीय ढांचे के तौर पर आप देख पा रहे हैं? देखिए, ये प्रदेश मंत्री बीजेपी जो हैं ओपी चौधरी साहब, पूर्व आपने कहा आईएएस हैं जी, तो उनकी बात से शुरू करता हूं मैं। वो काफी एजिटेटेड लग रहे हैं मुझे जी, कि केंद्र में कितनी जरूरत है और कितने कम लोग हैं। 4000 के करीब लोग हैं, तो 6000 में से काफी उन्होंने परसेंटेज बताया कि कितने होना चाहिए और कितने हैं। चौधरी साहब से पूछना चाहिए कि लोग इतने कम क्यों हैं। केंद्र में कोई अफसर क्यों नहीं जाना चाहता? केंद्र में अराजकता इतनी है और इतनी तानाशाही है और इतना घुटन का माहौल है, इतना रेजिमेंटेशन है कि कोई भी अफसर केंद्र में जाने का आज की तारीख में अपना ऑप्शन नहीं देना चाहता। मैं भी 50 साल से पत्रकारिता कर रहा हूं और मेरे आईएएस में बहुत सारे मित्र हैं। तो मैं अब उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि क्यों नहीं जा रहे हैं। और जो दिल्ली में लोग हैं आईएएस के, वो भी मुझे बताते हैं, जो रिटायर हो चुके हैं केंद्र से, वो भी बताते हैं कि हम लोग किन हालात में वहां काम करते हैं। आज की तारीख में बाहर का कोई आदमी वहां घुस नहीं सकता, कोई चिड़िया पर नहीं मार सकती। अखबार नवीसों को तो मिलना बंद कर दिया गया है, पर अदरवाइज भी उनका हुक्का पानी बंद है सब अफसरों का। मुझे पता नहीं कि चौधरी साहब कितनी प्रतिनियुक्ति पर गए हैं केंद्र में, पर मेरे बहुत सारे मित्र रहे हैं और रिटायर हुए हैं, इसलिए मुझे बहुत सारी जानकारी है। ये पिछले दरवाजे से तानाशाही देश में लाने की कोशिश है। एक के बाद एक राज्य हुकूमत के हाथ से निकल रहे हैं। आने वाले दिनों में और राज्य निकल जाएंगे। आप राजनीतिक स्तर पर तो दल बदल करके अपनी पार्टी को मजबूत कर सकते हैं, पर आपको सरकार चलाने के लिए नौकरशाही चाहिए। भगवाधारी कार्यकर्ता आपकी सरकार नहीं चला सकते। और अफसरों का दल बदल नहीं करवा सकते। उनका राज्य बदल करवाने के लिए आपको कुछ न कुछ करना पड़ेगा और उनको गुलामों की तरह हाँकना पड़ेगा कि आपको केंद्र में आना ही पड़ेगा। आप चाहे नहीं आना चाहते हैं, ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, केंद्र का प्रतिनियुक्ति पर नहीं जाना चाहते हैं, आपकी सरकार आपको नहीं भेजना चाहती, तो जो योग्य ब्यूरोक्रेट्स हैं जो राज्य को चला रहे हैं, उनको केंद्र अपने यहाँ लाएगा। राज्यों में जो ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो विपक्षी दलों की सरकारों को मजबूत कर रहे हैं, उनको अंडमान निकोबार भेजा जाएगा। केंद्र में अफसरों की कमी है और उत्तर प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति दिल्ली से की जाती है, और जो
लखनऊ में जो चीफ सेक्रेटरी काम करता है उसको किसी और जगह भेज दिया जाता है। ये जो सरकारिया कमीशन की जो मंशा थी, जो सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट थी, केंद्र राज्य संबंधों को लेकर जो मोदी जी जब थे गुजरात के मुख्यमंत्री 12 साल तक, पता करना चाहिए कि कितने लोग केंद्र में उन्होंने जाने दिए, और यह पता करना चाहिए कि आज की तारीख में गुजरात काडर से कितने लोग उनके पीएमओ में हैं। ये जो एक सेंटर स्टेट कॉन्फ्रंटेशन राज्यों को कमजोर करने की जो कोशिश है हर तरह से, जीएसटी के पैसे को लेकर हो, कोविड रिलीफ को लेकर हो, तमाम चीजों को लेकर की जो आश्चर्य व्यक्त किया जाना चाहिए कि जो बीजेपी की राज्य सरकारें हैं वो इस बारे में मौन है, क्योंकि उनको तो हाँ भरना है जी। उनका कोई विरोध नहीं है कि हमको हमारे यहां से किसी को भेजेंगे नहीं भेजेंगे। तो ये जो चल रहा है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये टेक्निकलिटी बता रहे हैं चौधरी साहब कि ये फेडरल नहीं है, यूनियन है। मामला वो नहीं है जी। हम यूनियन ऑफ वो मान लेते हैं। हमको तो बुनियादी मुद्दा बताइए कि क्यों ऐसा किया जा रहा है, और राज्यों को कमजोर करके आप देश को मजबूत कर रहे हैं कि देश को कमजोर कर रहे हैं। पिरामिड को ऊपर मजबूत करने के लिए बॉटम को क्यों कमजोर कर रहे हैं आप? मैं उस मुद्दे में भी नहीं जा रहा हूं कि उनकी तनख्वाहें कौन देता है नहीं देता है। मुद्दा क्या है कि मंशा क्या है आपकी। एक जो व्यवस्था पिछले आजादी के बाद से आईसीएस के खत्म होने के बाद से, जो आईएएस के गठन के बाद से जो चल रही है जी, उसको आप अचानक से ये क्यों करना चाहते हैं? क्या हो गया ऐसा देश में भूचाल आ गया कि आप इस तरह से करना चाहते हैं? क्या लॉजिक क्या है आपके पास? जैसा चौधरी साहब बता रहे हैं लोग कम है इसलिए आप कर रहे हैं, तो आप पता कीजिए ना कि लोग कम क्यों हैं आपके पास। श्रवण जी का सवाल है केवल इसलिए आप कर रहे हैं क्योंकि लोग कम हैं और इसलिए आपको यह बाध्यकारी लग रहा है, और श्रवण जी जानना चाह रहे हैं पर लोग कम क्यों हैं। तो ओपी चौधरी जी से मैं इसका सवाल बाद में लूंगा। पहले मैं अजीता वाजपेयी पांडे जी के पास आना चाहता हूं और उनसे पूछना चाहता हूं, वह तो एक लंबा अरसा दिल्ली में भी गुजारी है प्रतिनियुक्ति पे। लोग कम क्यों हैं? क्या दिल्ली में प्रदूषण बहुत है इसलिए लोग जाना नहीं चाहते हैं? दिल्ली में सुख सुविधाएं कम है इसलिए लोग नहीं जाना चाहते हैं? या दिल्ली राज्य भेज नहीं रहा है इसलिए लोग नहीं जा पा रहे हैं? लोग तो मरे जा रहे हैं दिल्ली जाने के लिए, लेकिन राज्य तैयार नहीं होते हैं इसलिए नहीं जा रहे हैं। कुल मिलाकर दिल्ली में कमी ओपी चौधरी जी आंकड़ों की शक्ल में बता रहे हैं। दहाई में पहले लोग थे, दहाई में प्रतिशत की दृष्टि से, अब इकाई में आ गए हैं। क्यों नहीं जाते अजीता जी? अब बहुत अच्छी बात कही श्रवण जी ने भी इस पे कहा क्यों नहीं जा रहे हैं जी। पहले ये होता था 2 पद होते थे और 200 लोग अप्लाई करते थे कि हमें केंद्र में जाना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अ बिग थिंग। वहां का काम बहुत उच्च कोटि का होता है। इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड, इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज टू वर्क इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लोग जाना चाहते थे, पर अब क्या हुआ? कुछ आपको फिगर्स आपके सामने प्रस्तुत करना चाहेंगे जी। सीडीआर का मेंशन किया गया कि वो रेशियो होता है कि कितने ऑफिसर्स को प्रतिनियुक्ति पर सेंटर में भेजना चाहिए जी। 2011 में 309 ऑफिसर्स थे जी। जो 25% होता था। वो घट के 2014 के बाद से 223 हो गए और प्रतिशत के टर्म्स में 18% हो गया। दूसरा, कई लेवल्स होती हैं गवर्नमेंट की, जैसे एक होती है अंडर सेक्रेटरी, डायरेक्टर, डिप्टी सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी। तो लोग आए, इसके लिए डायरेक्टर स्तर पे ये किया गया। उनको लगा कि पद का संख्या कम है, तो 2014 में 621 पद थे
जी। उनको बढ़ाकर ऑलमोस्ट डबल किया गया। 1130 पद 221 में हैं। जी। सो इट्स ऑलमोस्ट 100% इंक्रीज। जी। सो उसमें फिर भी कि पदों की संख्या कम है इसलिए अधिकारी नहीं आ रहे हैं, तो अब तो पदों की संख्या भी बढ़ गई। जी। और रीजन यही दिया गया है, जो 12 जनवरी का पत्र है जो कि स्टेट्स को गया है, कि लोग अफसरों की कमी है, इसलिए हम ये संशोधन कर रहे हैं। मूल बात, एक्चुअल पॉइंट ये है कि एक्चुअली क्यों कम है, जी। क्यों नहीं लोग वहां जाना चाह रहे हैं। सुख सुविधाओं के लिए कोई आईएएस में नहीं आता, जी। और सुख सुविधाएं जितनी सेंटर में हैं उतनी स्टेट में हैं। आजकल तो बिल्कुल पैरिटी हो गई है, पर हाँ, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्केल इज बिगर एंड स्टेट गवर्नमेंट का एक राज्य का होता है। जी। तो मुख्य बात तो यही है देखने की कि क्यों नहीं जा रहे हैं। एक बात और हुई कि उस समय मैं सुन नहीं पा रही थी, द सिस्टम वाज नॉट वर्किंग, जी। कि फेडरल कह रहे हैं जबकि हम तो यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं। हम सबने स्कूल गए हैं, कॉलेज गए हैं, राजनीति शास्त्र पढ़ा है, एंड वी नो कि भारत को कहा गया यूनियन ऑफ स्टेट्स, बट एट द सेम टाइम हम फेडरल सिस्टम भी हैं। हमारी 3 लिस्ट हैं कि यूनियन किस पे काम कर सकता है, स्टेट किस पे, स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, और एक कॉन्करेंट लिस्ट है। जी। और कॉन्करेंट लिस्ट में प्राइमेसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, इसलिए इट्स अ स्ट्रांग सेंट्रल गवर्नमेंट। बस स्ट्रांग इस तरीके से नहीं बनते कि आप सहमति ही हटा दें। नानी पालकीवाला जी ने एक बात बहुत पते की थी। जी। जब ब्रिटिश राज था तो पैरामाउंसी एक टर्म था, पैरामाउंट। जी। टुडे वी डोंट हैव पैरामाउंसी, हम सॉवरेन हैं, सार्वभौम हैं। और उन्होंने बोला था पैरामाउंसी नहीं, अब जो हमारे राज्य हैं, हमारे जो केंद्र हैं, उनमें आपस में सामंजस्य होना चाहिए, एंड देयर शुड बी अ सेंस ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड फेयर प्ले। जी। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था यूनियन ऑफ इंडिया, बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, स्टेट्स आर नॉट सैटेलाइट्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, दे हैव टू बी टेकन, उनके सेपरेट रोल है। और अगर स्टेट अच्छा काम करेंगी, स्वच्छता कार्यक्रम है, अगर उसको अच्छे से स्टेट्स नहीं चलाएंगे, क्रियान्वयन नहीं होगा, तो क्या होगा। जी। तो मैं अजीता जी आपके पास में आना चाहता हूं एक बहुत स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए, और ये मेरी कांग्रेस नेता से स्पष्ट अभिव्यक्ति की अपेक्षा है कि ये जो राज्यों से रायशुमारी की जा रही है, जिसके तहत 25 जनवरी तक राज्यों को अपनी राय से अवगत कराना है, कि इस राय की कोई अहमियत रहने वाली है या फैसला तो हो चुका है, एक प्रक्रिया को पूरा करना है तो वो प्रक्रिया पूरी की जा रही है। कुल मिला के ये परिवर्तन होना तो तय हो गया है। आपका प्रशासनिक अनुभव और राजनीतिक प्रतिबद्धता दोनों का मिलाजुला सम्मिश्रण क्या जवाब देगा? देखिए, एक्चुअली क्या है, ये प्रक्रिया तो चल रही थी। 20 दिसंबर को एक पत्र गया था, 27 दिसंबर को गया था, 6 जनवरी को गया था। जी। तो कुछ राज्यों ने उसमें अमेंडमेंट्स चाहे थे, दे एक्सप्रेस सर्टेन रिजर्वेशंस। जी। तो जो 12 जनवरी की हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई की थी स्कीम को, भेजा था। जी। और आप देख रहे हैं विरोध हो रहा है, कई राज्य इससे सहमत नहीं है, बट हमारे यहाँ आप देखिए, आई मीन वी विल ऑल सी व्हाट विल हैपन। क्या बात है, आप अभिव्यक्त करने में थोड़ा सा सकुचा गई, क्या वह है जिसके कारण अजीता जी को लग रहा है कि कुछ कहना ठीक नहीं अभी? देखिए क्या नहीं, अभी स्टेट्स कह रहे हैं अपनी बात, देखते हैं कि वो सेंटर किस तरीके तक सुनता है। बट प्रक्रिया अनुसार तो यही है कि कंसल्टेशन करने के बाद अगर सहमति नहीं होती है तो उसको नोटिफाई कर दिया जाता है, फाइनल कर दिया जाता है। तो कुल मिला के तमाम राज्यों के असहमति के कोई मायने हैं ओपी चौधरी जी? जी, मैं यही बात रखना चाहता हूं हिमांशु जी कि अभी बहुत तेजी से बात कही गई कि क्यों नहीं जाना चाहते जी। मेरे भी आईएएस में एक नहीं हजारों दोस्त हैं जी, जो मेरे सीनियर में, मेरे बैचमेट में सब लेवल पे हैं। मैक्सिमम लोग सेंट्रल में किसी न किसी स्तर पे अपने करियर के हर फेज में सेंट्रल में जाना ही चाहते हैं। जैसा कि मैम ने भी कहा कि सेंट्रल
का जो एक्सपोजर है बड़ा ग्लोरियस है, एक्सपोजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सब दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे स्टेट को भी बेनिफिट मिलता है, वहां पे जाकर अदर स्टेट से भी एक्सपीरियंस मिलता है और अपने करियर को भी ग्रो करने के लिए बहुत अच्छा रहता है। सब लोग जाना चाहते हैं जी, लेकिन बड़े सटल तरीके से इसको प्रेजेंट किया जा रहा है कि क्यों कम है, क्यों कम है, इस पर विचार किया जाना चाहिए। एनओसी नहीं दिया जा रहा है सेंट्रल के जो स्टेट के जो हुक्मरान है उनके द्वारा। इस पे मैं जो सीडीआर के डेटा में देना चाहूंगा। वेस्ट बंगाल जिसकी बात की जा रही है, पिछले 2 सालों में एक भी अधिकारी को उन्होंने रिलीज नहीं किया, एक भी अधिकारी को। जो टोटल वेस्ट बंगाल में 280 ऑफिसर हैं, उसमें से केवल 11 लोग आज सेंट्रल डेपुटेशन पे हैं। राजस्थान में 247 ऑफिसर हैं, उनमें से केवल 13 लोग सेंट्रल डेपुटेशन पे हैं। जो सीडीआर के डेफिशिएंसी की मैं बात करूं तो वेस्ट बंगाल का 95% डेफिशिएंसी है, तेलंगाना का 94% है। और मैं आपको बीजेपी रूल स्टेट की भी बात बता देता हूं, क्योंकि ये मुद्दा जिसको पॉलिटिकल बनाया जा रहा है, पॉलिटिकल है ही नहीं जी। जो हरियाणा की डेफिशिएंसी 92% है, जो बीजेपी रूल स्टेट है। मध्य प्रदेश जो आज बीजेपी रूल स्टेट है, उसकी डेफिशिएंसी 90% है। और सारे स्टेट की ये मेंटालिटी हो गई है कि ऑल इंडिया सर्विसेज को स्टेट सर्विस की तरह ट्रीट करने लगे हैं और बार बार कहा जा रहा है कि स्टेट को कमजोर किया जा रहा है, स्टेट को कमजोर किया जा रहा है। विनम्रता पूर्वक चौधरी जी पहले बात तो सुनिए, इसके अंदर आप बीच में रोकने के लिए मना थोड़ी कर सकते हैं। आपको पहले सवाल सुनना होगा अपनी दलील के आधार पर ही। आपसे दलील ये है, आपने जो आंकड़े बताए हम लोगों को यहाँ पे कि देखिए भाजपा शासित राज्यों में भी ये डेफिशिएंसी है, ऐसा नहीं है कि गैर भाजपा शासित राज्यों में डेफिशिएंसी है। तो आपसे सवाल इस बात का है कि जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं उनके संदर्भ में तो आपकी शिकायत है कि वहां के जो हुक्मरान है ना जी, वो लोगों को रिलीज नहीं कर रहे हैं जी, वो लोग छोड़ते ही नहीं है। अधिकारी जाना चाहते हैं पर लोग छोड़ते नहीं जी। तो क्या ओपी चौधरी जी ये कहना चाहते हैं कि जो भाजपा शासित राज्य हैं उन राज्यों के मुख्यमंत्री भी केंद्र सरकार की मंशा के विपरीत अधिकारियों को रोके हुए हैं? उन्होंने आग्रह किया हुआ है, उन्होंने आवेदन दिया हुआ है, पर शिवराज सिंह चौहान अड़े हुए हैं और वो अपने अधिकारियों को छोड़ नहीं रहे। मनोहर लाल खट्टर अड़े हुए हैं, वो अपने अधिकारियों को छोड़ नहीं रहे। क्या आप ये कहना चाहते हैं जिम्मेदारी के साथ में कि हमारे जो भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो भी केंद्र सरकार में अधिकारियों को जाने नहीं दे रहे हैं? सीधा सवाल। एक जो ऑल इंडिया सर्विस को लेकर के शुरू में ही आईएएस ऑफिसर आ जाता है, एसडीएम रहता है, सीओ रहता है, कलेक्टर रहता है, तो उसको एक सामान्य उसके बारे में मानसिकता कई बार स्टेट बना लेते हैं कि ये हमारा स्टेट का काडर है। इस तरह की एक मानसिकता बना लेते हैं। इस मानसिकता का पूरी तरह से सभी लोग कई राज्यों में इस तरह के शिकार हो रहे हैं और इसीलिए मैं बोलना चाह रहा हूं कि स्टेट कमजोर हो रहा है, स्टेट कमजोर हो रहा है बोला जा रहा है। इसमें पूरा कंसल्टेशन का प्रावधान है, फिर टाइम देने का प्रावधान है, फिर रिलीफ करने की बात है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं जब सेंटर में अच्छे ऑफिस, और ये केवल अभी ऐसा नहीं है कि सेंट्रल की डिफिशियंसी अभी रही है, ये पिछले कई सालों से चली आ रही है। दूसरी पार्टियां रही तब भी थी। और सेंट्रल में जब अच्छे ऑफिसर नहीं रहेंगे, पर्याप्त संख्या में ऑफिसर नहीं रहेंगे, फील्ड में इतने सालों तक एक्सपीरियंस लेने वाले ऑफिसर नहीं रहेंगे, तो सेंट्रल का एडमिनिस्ट्रेशन कमजोर करके कौन सा हम भारत को महान बना लेंगे? दरअसल इसको बीजेपी के जनमत से, बीजेपी के राजनीति से जोड़ा जा रहा है। मैं यही बोलना चाहूंगा हिमांशु जी कि आज देश की राजनीति में बीजेपी वर्सेस ऑल हो गया है और जो सांप नेवले जितने भी प्रकार के राजनीतिक विचारधारा के लोग हैं वो सब लोग इसको अनावश्यक जनमत का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास कितने स्टेट हैं और बाकी जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके पास कितने स्टेट हैं उसको सब लोग जान रहे हैं। वेस्ट बंगाल ने पिछले 2 साल में एक भी ऑफिसर को नहीं छोड़ा। उनके यहाँ टोटल 280 में से 11 ऑफिसर ही सेंट्रल डेपुटेशन में है। और मैंने पहले ही कहा कि सेंट्रल में कोई काडर अपना सेंट्रल का नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के हिसाब से, उसको स्टेट से डेपुटेशन पे लेकर ही चलाना है और अच्छे तरीके से देश की प्रशासनिक व्यवस्था चल सके। इसके लिए आर्टिकल 312 की भावनाओं के अनुरूप ही यह अत्यंत आवश्यक है। और अब सवाल हो रहा है कि 1947 में क्यों जरूरत नहीं थी और आज क्यों जरूरत हो गई, इस तरह की बातें की जा रही है। आप सब लोगों को पता है, हम सब लोगों को पता है कि आजादी की लड़ाई लड़ने वाले कांग्रेस एक जो मंच था उसका राजनीतिक इस्तेमाल इस देश में हुआ और शुरू में कांग्रेस की सभी राज्यों में, सभी केंद्र में, सब जगह सरकारें थी तो अपने आप ये सब सिस्टम चलता रहता था।
आते आते आज समय वेस्ट बंगाल जैसी स्थिति हो गई है, जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ या अधिकारियों के साथ, संवैधानिक पदों के लोगों के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है। आपने खुद जिक्र किया कि पंजाब में किस तरह से जिक्र किया जाता है। इस तरह स्टेट की स्थितियां हो गई हैं और एनओसी नहीं दिया जा रहा है। एक नहीं सैकड़ों लोगों का मैं नाम रख सकता हूं जिनको एनओसी नहीं दिया जा रहा है। उसके कारण से इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है और सेंट्रल के हम प्रशासन को कमजोर करके, उसको गुणवत्ता को कम करके भारत को कैसे आगे ले जा सकते हैं, कैसे आगे करेंगे, ये बार बार ओपी चौधरी जी का सवाल है। लेकिन ओपी चौधरी जी ने एक शब्द भी इस संदर्भ में नहीं बोला कि भाजपा शासित राज्यों में भी डेफिशिएंसी क्यों है। भाई ममता बनर्जी का तो अहंकार है, इसलिए वो अधिकारियों को जाने नहीं दे रही। भूपेश बघेल जी का भी अहंकार है, इसलिए वो नहीं जाने दे रहे। मान लिया अशोक गहलोत भी अहंकार में चूर है, राजनीतिक दुराग्रह से भरे हुए हैं, नहीं जाने दे रहे। पर भाई शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, क्या उन्होंने अपने यहाँ के चाहने वाले प्रतिनियुक्ति के अधिकारियों को रोक रखा है? इसके संदर्भ में ओपी चौधरी कुछ नहीं बोले। लेकिन अजीता वाजपेयी, एक मिनट माफी चाहूंगा, रुक जाइए। अजीता वाजपेयी पांडे जी को हस्तक्षेप करना चाह रही है, एक बार उनकी बात सुनता हूं और बादल सरोज जी के पास चलता हूं। जी अजीता जी, आप कुछ हस्तक्षेप करना चाह रही हैं? जी, राजनीति से परे, देयर इज नो पॉलिटिक्स इन्वॉल्व इन दिस। राजनीति से परे सबसे महत्वपूर्ण बात मैं तो उस बात की कर रही हूं कि उस आम आदमी की जिसके घर में पानी आए, जिसके घर में बिजली आए, जिसका उपचार सही ढंग से हो, उसके लिए स्टेट ब्यूरोक्रेसी इज नेसेसरी। और हर राज्य को ये लगता है कि उनके ब्यूरोक्रेट्स अगर डेपुटेशन पे जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में तो उनको फक्र महसूस होता है। एनओसी कोई नहीं देने से मना नहीं करता है, कोई नहीं मना करता। उनको भी अच्छा लगता है कि हमारे काडर के अधिकारी अच्छी मिनिस्ट्रीज में हैं और जो राज्य के काम होते हैं केंद्र से वो सुलभता से निपट जाते हैं। तो देयर इज नथिंग लाइक दैट। द क्वेश्चन बेसिकली इज कॉमन मैन। क्रियान्वयन जो होता है योजनाओं का, अच्छी योजनाएं हैं, काम बढ़ता है, देश आगे बढ़ता है, वो राज्य स्तर पे होता है। तो राज्य स्तर पर प्रतिकूल कोई भी बात नहीं करनी चाहिए। अगर क्रियान्वयन एजेंसी को आप वीक करेंगे, अधिकारियों को अगर उनके सिर पे एक तलवार लटकेगी, देयर इज नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, कब क्या हो जाए, तो काम कहां से होगा? यह सवाल है अजीता वाजपेयी जी का। लेकिन मैं बादल सरोज जी, भारतीय प्रशासनिक सेवा के संदर्भ में हम जब अधिकारी अपनी तरफ से इच्छा व्यक्त करते थे डेपुटेशन पे जाने की, राज्य सरकार अपने स्तर पर फैसला करती थी कि हमें उसकी इच्छा को आगे अग्रेसित करना है कि नहीं करना है, और राज्य सरकार ने अनुशंसा कर भी दी। तो यह भारत सरकार की मर्जी पर निर्भर करता था कि उसे उस अधिकारी को लेना जिसके माध्यम से भारत एक बार फिर उन्नति के शिखर पर पहुंचेगा, जैसा हमें ओपी चौधरी जी बता रहे हैं कि देश को मजबूत करने के लिए ये तो चाहिए ही। क्या आप हिमायत नहीं करेंगे कि वाकई अब लोगों की मर्जी महत्वपूर्ण नहीं, देश की जरूरत महत्वपूर्ण है, और देश की जरूरत को तय करने का अधिकार उसी सरकार को होगा जिसे देश की जनता चुनती है। देश की जनता ने जिस सरकार को चुना, किस अधिकारी का कैसे इस्तेमाल करना, उसे यह अधिकार नहीं होना चाहिए। आपकी राय? नहीं, देश का केंद्र मजबूत हमेशा रहा जी, और उसकी मजबूती को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए और ज्यादा ठीक करने के लिए सरकारी आयोग से लेकर कई आयोग बने जिन्होंने केंद्र राज्य संबंधों के बारे में विचार किया जी। उनकी रिपोर्ट्स भी अगर देख ली जाए तो ये प्रश्न वो नहीं है जो यहां पर रखा जा रहा है और जिस तरीके से रखा जा रहा है जी, उसमें छुपाया ज्यादा जा रहा है, बताया कम जा रहा है। यहां राज्य सरकारों के अनुमोदन का प्रश्न है जी। और राज्य सरकारें, अगर भारतीय जनता पार्टी और गैर भारतीय जनता पार्टी, सारी राज्य सरकारें अगर किल्लत महसूस कर रही है कि उनके पास इतने अधिकारी नहीं है, तो मुझे लगता है कि अधिकारियों की संख्या बढ़ाने के बारे में विचार होना चाहिए। ये केवल राजनीतिक आधार पर रोका जा रहा है, ये बात नहीं है। एक बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी को यह भी जवाब देना चाहिए कि अभी 2-3 साल पहले वो एक नया फॉर्मूला लेके आई थी लेटरल एंट्री का, जिसमें बिना आईएएस की परीक्षा के लिए वो किसी भी कॉर्पोरेट के किसी बॉस को उठा के डायरेक्ट डिप्टी सेक्रेटरी या उसके ऊपर की पोस्ट पर भी बिठा सकते हैं।
ऐसे अनेक लोगों की भर्तियां इस दौरान की गई। क्या उसके बाद भी केंद्र सरकार की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हुई? ऐसी कुछ बातें हैं जिन बातों के बारे में स्पष्टीकरण होना चाहिए, लेकिन उसका जो समाधान ढूंढा जा रहा है वो समाधान सीधे सीधे इस देश की राज्य सरकारों के अधिकारों को छीनने वाला और उनके कामकाज में हस्तक्षेप करने वाला, और सबसे बड़ी बात यह कि प्रशासनिक अधिकारी ही क्रियान्वयन के वास्तविक औजार होते हैं। मंत्रिमंडल में कितने भी सक्षम मंत्री क्यों नहीं हो, वो क्रियान्वयन नहीं कर सकते। क्रियान्वयन किसी न किसी ऑफिसर के दस्तखत होने के बाद ही होता है, वही मशीनरी करती है। तो उस क्रियान्वयन में आप ऐसे लोगों को आतंकित करके रखना चाहते हैं कि अगर तुमने कुछ किया, अगर किसी वार्ड का बीजेपी नेता किसी कलेक्टर से नाराज हो गया, तो अगर उसने उसकी बात को नहीं मानी तो उसको सीधा केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर लाके अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप मिनीकॉय भेज दिया जाएगा। इस तरीके का मंतव्य इसके पीछे है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी के मामले में ये जाहिर हो चुका है, पंजाब के डीजीपी के मामले में ये जाहिर हो चुका है। तो ये शुद्ध रूप से एक राजनीतिक एजेंडा है जो देश की एकता को कमजोर करेगा और केंद्र भी कमजोर होगा इससे। कुछ एक राजनीतिक एजेंडा है। बादल सरोजी का कहना है, बादल सरोजी ने जो दलील दी है वो ओपी चौधरी जी के कथन के संदर्भ में सवाल पैदा करती है। या ओपी चौधरी जी से हम बातचीत में कह रहे थे भाई कि अगर आपको अधिकारियों की इतनी कमी है तो आप संघ के स्तर पर सीधे अधिकारियों का एक कैडर बदल लीजिए। तो ओपी चौधरी जी ने हमें बताया कि ये तो बड़ा ही असंवैधानिक किस्म का सुझाव आपका है। एक सवाल यह है कि अधिकारियों की भर्ती असंवैधानिक है, जो प्रारंभिक रूप से भर्ती होकर पूरा प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, लेकिन भारत सरकार सीधे स्तर पर जो पद भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए थे उन पर सीधी नियुक्ति कर ले रही है, ज्वाइंट सेक्रेटरी के तौर पर, एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पर, और चाहे तो भारतीय के सचिव के स्तर पर भी काम करने की सहूलत दे रही है। तो उसमें ये संविधान का उल्लंघन नहीं होता है। लेकिन मैं आखिरी दौर की बातचीत के लिए श्रवण जी के पास आऊंगा, फिर ओपी चौधरी जी आपका संक्षिप्त टिप्पणी लूंगा। पर श्रवण जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या वाकई अब हम उस दिशा में आगे बढ़ गए हैं जिसमें कुल मिलाकर केंद्र की सरकार ही मायने रहेगी, राज्य कुल मिलाकर एक औपचारिक रूप से निर्वहन के लिए है। अगर हमारे राज्य की सरकार है, हमारे दल की सरकार है तो सरकार रहेगी, अन्यथा केवल वह शोभा की वस्तु रहेगी। अगर दिल्ली की जनता लगातार 2 चुनावों में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को जिताती है तो हम संशोधन करके उस सरकार को ही दंतविहीन कर देंगे। क्या बाकी राज्य भी उसी कगार पर खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए हिमांशु जी, एक तो इन्होंने ओपी चौधरी जी ने अशोक खेमका की बात कही जी। अशोक खेमका जी से किताब लिखवानी चाहिए कि खट्टर जी के राज्य में, भारतीय जनता पार्टी के राज्य में उनको किस तरह की नियुक्तियां दी गई और उनकी प्रतिभा का किस तरह से उपयोग किया गया और उनको कहां ट्रांसफर किया गया, नहीं किया गया, है ना, और वाड्रा के मामले में उनका क्या उपयोग किया गया, नहीं किया गया। तो मैं उस मामले में नहीं जाना चाहता हूं। दीपक जी को थोड़ा सा होमवर्क अपना बढ़ाएं तो बेटर होगा। चौधरी जी को देखिए, ये पूरा मामला नोटबंदी की तरह है जी, और ये फैसला तय है जी। और ये देश में एक सेंट्रल रूल जी। कायम करने की दिशा में जो कुछ उपाय किए जा सकते हैं वो ये है। और ये ऐसी चीजें तब होती है जब अखिल भारतीय स्तर पर गवर्नेंस का फेल्यूर होता है, तो फिर अखिल भारतीय सेवाओं की केंद्र में जरूरत पड़ती है। सरकार का ये फ्रस्ट्रेशन है कि उसकी पॉपुलरिटी, उसका वोट शेयर, जनता के बीच उसकी पकड़ और पहुंच लगातार कम और कमजोर हो रही है। और उसको कंपनसेट करने के लिए राज्यों को कमजोर करना जरूरी है, क्योंकि राज्यों की डिलीवरी जब कमजोर हो जाएगी, जो कि ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से होती है, अच्छे ब्यूरोक्रेट्स करते हैं, तो राज्य अपने आप अनपॉपुलर होंगे। आप अच्छे अफसरों को हटा दीजिए राज्यों से,
दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और गवर्नर के बीच में, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में जो पूरा संताप है अधिकारों को लेकर, जो कोर्ट तक पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, या पुलिस पर, दिल्ली की पुलिस को लेकर जो कि किसके अंतर्गत होना चाहिए, ये पूरा क्या है? आप 2014 में चुनकर आते हैं और आपकी नाक के नीचे अरविंद केजरीवाल आपको हरा देता है, उसके बाद फिर हरा देता है। आप दिल्ली में बैठे हैं और आपको वो लगातार हरा रहा है, और आपको पंजाब में भी चुनौती दे रहा है, आपको उत्तराखंड में भी दे रहा है, आपको हर जगह तंग कर रहा है। और आप जैसे सरकार चलाते हैं वैसे ही केजरीवाल चला रहा है, आपको कॉपी कर रहा है। तो केजरीवाल को कमजोर करने का यही तरीका है कि उसकी ब्यूरोक्रेसी को कमजोर कर दीजिए। गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर और सरकार के बीच में कॉन्फ्रंटेशन पैदा कर दीजिए। ये दुनिया का तरीका नहीं है, डेमोक्रेसी का तरीका नहीं है कि आप स्टेट को कमजोर करें अपनी हुकूमत को मजबूत करने के लिए। जो ओपी चौधरी साहब कह रहे हैं कि केंद्र को मजबूत करना चाहिए, मतलब आईएएस अफसरों को भी आप सेना के जवानों की तरह बनाना चाहते हैं कि आपको कहाँ चीन के मोर्चे पर जरूरत है तो चीन के मोर्चे पर, और पाकिस्तान के मोर्चे पर भेजना है तो वहां उस मोर्चे पर भेज दीजिए। आपको वर्दी पहनना और वहां जाना। हो सकता है आने वाले दिनों में आईएएस अफसरों के लिए कोई वर्दी का इंतजाम भी हो जाए। आप इस देश में आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं और डिक्टेटरशिप के काम करते हैं। श्रवण जी काफी नाराज हैं, लेकिन मैं श्रवण जी एक टिप्पणी लेना चाहूंगा, मेरे पास समय सीमित है। जब आप सरकार के तौर तरीकों को ये देखते हैं, केंद्र की दृढ़ता को, केंद्र के नजरिए को इस तरीके से देखते हैं, तो क्या आप नहीं मानते कि राज्यों को थोड़ा एहतियात बरतना चाहिए? प्रधानमंत्री जी के दौरे हों तो उनके प्रोटोकॉल का, उनके सम्मान का अतिरिक्त ध्यान रखना ऐसे में जरूरी होता है। क्या राज्य भी अपने स्तर पर उकसाने में कोई कम कसर छोड़ रहे हैं कि जिसके चलते केंद्र को ऐसे फैसले लेने के लिए मजबूर होना पड़े? आपने पंजाब का उदाहरण दिया था जी। आप लास्ट मिनट पर हुसैनी वाला चौपर से नहीं जाना चाहते हैं, मौसम की बात करते हैं और फिर 100 किलोमीटर या 125 किलोमीटर की सड़क से यात्रा करना चाहते हैं। और रिपोर्ट के खिलाफ पूरा का पूरा एसपीजी, देश के एसपीजी के 3000 जवान केवल एक आदमी की सुरक्षा पर हैं। एक आदमी देश में 3000 जवान, और एसपीजी का बजट है 600 करोड़ रुपए सालाना। और बठिंडा एयरपोर्ट पर जाकर आप कहते हैं कि कह देना आपके सीएम साहब से कि हम जान बचाकर जा रहे हैं। ये मतलब ये पूरे हमारे देश की सुरक्षा के लिए अपमानजनक बात है कि हमारे प्रधानमंत्री की जान की हिफाजत इस तरह से खतरे में कैसे पड़ सकती है। तो ये आप उसको पॉलिटिकलाइज अगर करेंगे, चीजों को आप करिए ना, दंडित करिए आप। ये तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, सुप्रीम कोर्ट ने तो राज्य सरकार की जांच भी और केंद्र की जांच को भी अपने पास ले लिया है। उनसे कहा बंद कर दिया, और पूरे के पूरे ट्रेवल प्लान जो है प्रधानमंत्री के अपने पास समन कर लिए हैं। तो आप इंतजार करिए कि क्या, तो थोड़ा इंतजार करिए कि सच क्या है। लेकिन कुल मिलाकर हम अपनी आखिरी टिप्पणी के लिए ओपी चौधरी जी 30 सेकंड का समय, मेरा समय वैसे तो समाप्त हो गया है, पर आपका कहना बनता है। जी, प्रधानमंत्री का जो भी कार्यक्रम में परिवर्तन हुआ, स्टेट पुलिस के सहमति से हुआ था, पहला चीज। दूसरा चीज, राज्यों में और जरूरत बताई जा रही है। उदाहरण के लिए वेस्ट बंगाल में 280 ऑफिसर हैं, उनके 11 ऑफिसर ही सेंटर में, इसलिए सेंटर को ज्यादा जरूरत है। और भाजपा के कमजोर होते जनाधार की बात की जा रही है। भाजपा 1984 के बाद पूर्ण बहुमत के साथ 2014 में 282 सीट के साथ सरकार बनाती है और 303 सीट के साथ 2019 में सरकार बनाती है। जो राजनीतिक विरोधी लोग हैं उनको भाजपा के जनमत की चिंता करने के बजाय अपने जनमत की चिंता करनी तो कुल मिलाकर हम बातचीत पर लौटकर आते हैं। देश के संदर्भ में भाजपा के पास स्पष्ट बहुमत की सरकार है, इसका ज्ञान पूरे पैनल को नहीं, पूरे दर्शकों को भी है ओपी जी।
सवाल इस बात का है, मैं बात को कंप्लीट कर लूं ओपी जी। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में यह भावना परिलक्षित हो रही है कि जिन राज्यों में जनादेश केंद्र की वर्तमान सरकार की पार्टी के साथ नहीं है, वहां पर भी अपना प्रभुत्व, वहां पर भी अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए ये बैकडोर कोशिश है। राज्यों की असहमति के अगर मायने हैं तो तमाम राज्य जो अपनी असहमति को खुलकर व्यक्त कर रहे हैं, आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि केंद्र सरकार उन असहमति के साथ क्या व्यवहार करती है। अगर उन असहमतियों को तवज्जो मिलती है और इस परिवर्तन को मुलतवी किया जाता है तो इन आक्षेपों का यहां पर डेमोक्रेसी की आड़ में डिक्टेटरशिप हो रही है, उसका जवाब अपने आप ही मिल जाएगा। और राज्यों की असहमति को दरकिनार करते हुए एक तरफा अगर फैसला लिया तो चाहे वो श्रवण जी हैं, चाहे बादल जी हैं, और चाहे अजिता वाजपेयी पांडे जी हैं, इनके द्वारा किए गए दावों पर यकीन करने के अलावा हमारे पास विकल्प क्या होगा। तो कुल मिलाकर जैसा अजिता जी ने कहा, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, तो इंतजार करते हैं और इस परिवर्तन के संदर्भ में क्या फैसला निकल कर आता है उसके आधार पर आने वाले समय में इस सरकार को किस रूप में याद रखें, इसका फैसला लेने के लिए भी इंतजार करते हैं। आप चारों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा शेर यह कहता है